बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है ये हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की कहानी पे मुश्तमिल है। हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा और वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान साहिबा इन दिनों जनेवा में मौजूद हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद के हवाले से आलमी दुनिया को राग़िब करना था। आलमी दुनिया राग़िब हुई जहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह बात की कि पाकिस्तान का 3 करोड़ 30 लाख आबादी पर मुश्तमिल जो हिस्सा है वो सैलाब से मुतासर हुआ। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है और दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। और उनका ये कहना था कि इसी सैलाब के बायस पाकिस्तान में फसलें मुतासर हुई जिससे पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत बढ़ गई। याद रहे कि कल के दिन पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर इसी हुकूमत पाकिस्तान की वजारत ताल्लुकात आमा ने, मैंने कल भी अपने व्लॉग में ये बात की थी, ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान की पैदावार में जो ज़राअत की पैदावार है उसमें 36% इजाफा हुआ। यहाँ पर अवाम को ये बताया गया कि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर 36% इजाफा हुआ और वहाँ पर दुनिया को जाके ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान सैलाब से मुतासरा है और पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत सैलाब की वजह से पैदा हुई। वहां पर जो बात बताई जा रही है वो बात सच है। पाकिस्तान के अंदर अवाम को जो झूठ बेचा गया, उस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा आलम अक़वाम के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हैं तो जिन अफराद का आप मुकदमा लड़ने जा रहे हैं उन अफराद को भी रोशनी में रखिए, तारीकी का निशाना उन्हें ना बनाइए। वहां पर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा गया तो वहां पर आलम अक़वाम ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया। मदद का ऐलान किसकी जानिब से, कितनी मदद का ऐलान किया गया है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। इस्लामी तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स देने की मंजूरी दी, जो 9 खरब 58 अरब और 54 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान को 10 करोड़ डॉलर इस सैलाब की मद में देने की मंजूरी दी और जो पाकिस्तानी 22 अरब 82 करोड़ रुपया बनता है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने 93 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देने की मंजूरी दी, जो 21 अरब 22 करोड़ रुपया बनता है। उसके बाद बरतानिया ने पाकिस्तान को 9 मिलियन पाउंड्स देने का इशारा दिया, जो 2 अरब 50 करोड़ रुपए बनते हैं। फिर जापान ने पाकिस्तान के लिए 77 मिलियन डॉलर्स देने का इशारा दिया, जो 17 अरब 57 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। फिर फ्रांस ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए 10 मिलियन डॉलर्स का इमदाद का ऐलान किया, जो 2 अरब 28 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और उसके बाद जर्मनी ने 84 मिलियन यूरो पाकिस्तान को देने का इशारा दिया है, जो पाकिस्तानी 2 अरब 44 करोड़ रुपया बनता है। उसके बाद जर्मनी ने 84 मिलियन यूरो और उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को देने का इशारा दिया है, जो 2 खरब 28 अरब 22 करोड़ रुपया बनते हैं। और बिलतरतीब सऊदी अरब की जानिब से भी 1 अरब डॉलर देने की यकीन दहानी करवाई गई, जो 2 खरब 28 अरब 22 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। मजमूई तौर के ऊपर हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह कहा है कि 10 अरब डॉलर्स और 57 करोड़ डॉलर्स उसमें ऐड करके ये पाकिस्तान को मिलने का इशारा सामने आया है। मजमूई तौर पे पाकिस्तान के रुपयों में इन्हें कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं 22 खरब 82 अरब 25 करोड़ रुपए। आसान अल्फाज में बताएं तो 20,282 अरब 25 करोड़ रुपए आलम अक़वाम ने पाकिस्तान को देने का इशारा दिया है। याद रहे कि पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर 4.5 अरब डॉलर्स मौजूद हैं, जिनकी कुल मालियत 10,027 अरब 35 करोड़ रुपए पाकिस्तान को इस वक्त उसके पास मौजूद है। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर ये 20,000 अरब से जो जायद रकम पाकिस्तान को मिलने का इशारा हुआ है, ये यकमुश्त नहीं मिल जाएगी। ये हुकूमत आपको ये बताएगी कि आलम अक़वाम ने पाकिस्तान की इतनी मदद की है कि पाकिस्तान अगले 4 साल दिवालिया नहीं हो सकता। लेकिन याद रहे कि ये तमाम की तमाम रकम मरहलावार 3 सालों के दौरान पाकिस्तान को मिलेगी। कुछ रकम नकद की सूरत में मिलेगी,
کچھ رقم پاکستان نے جو قرضہ جات کی واپسی کرنی ہے اس کی صورت میں ملے گی، اور کچھ رقم پاکستان کو قرضے کی صورت میں ملے گی۔ وہ قرضہ آپ نے بما سود 3 سال کے عرصے میں وصول کرنا ہے، اور پھر بعد میں آپ نے ان تمام ممالک کو واپس بھی کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ سیلاب سے متاثرہ اشخاص کے لیے ان کا مقدمہ لڑنے بین الاقوامی سطح کے اوپر موجود ہیں، تو کیا اگر وہ آپ سے وہاں پر بیٹھے یہ سوال کر لیں کہ ماضی قریب کے اندر آپ کو جو امداد موصول ہوئی تھی اس کا آپ نے کیا کیا؟ سیلاب متاثرہ علاقوں کا اگر وزٹ کیا جائے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں پولی تھین کا اوپر لحاف اوڑے ہوئے بچے، ان کی مائیں، بوڑھے باپ وہاں پر موجود ہیں، اور سر کے اوپر چھت نہیں ہے، نیچے پانی ہے جس کا ابھی تک نکاس نہیں ہو سکا، جانور پانی کے اندر بہ چکے تھے اور مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ حکومت وقت کی وہ انتظار کرتے رہے، ان کے سامنے فریاد رسی کرتے رہے، لیکن وہاں پر آئیں تو این جی اوز آئیں، وہاں پر کام کیا تو الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا، وہاں پر کام کیا تو ایدھی کے رضاکاروں نے کیا، وہاں پر کام کیا تو افواج پاکستان نے کیا، ہمارے جتنے سول ادارے ہیں برائے نام کام کیا گیا، اور تمام کے تمام پیسے کا ریکارڈ کہاں پر ہے؟ کھاتوں کے اندر موجود ہے۔ زمینی حقائق اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اقوام عالم نے آپ کو جو خیمے بھیجے کہ خیمہ بستیاں قائم کیجئے، آپ نے اپنے جلسہ عام سجائے اور انہی خیموں کو بطور قالین استعمال کیا۔ دنیا نے ہرزہ سرائی کی۔ دنیا اگر بیٹھ کے پوچھ لے کہ آپ کو کروڑوں ڈالرز جو موصول ہوئے، ان کروڑوں ڈالرز کا حساب کیا آپ کے پاس موجود ہے؟ آپ نے 3 سالوں میں پاکستان میں یہ پیسہ وصول کرنا ہے، لیکن اس کے متبادل کیا اس کی شفاف طریقے سے ترسیل کو ممکن بنایا جا سکے گا؟ کیا ریہیبلیٹیشن کی جا سکے گی؟ کیا سندھ کے دور دراز علاقوں میں یہ پیسہ خرچ کیا جا سکے گا؟ ان میں سے بیشتر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو نقد رقم کی ادائیگی دینے سے انکار کیا، اور اس کے متبادل یہ کہا کہ ہماری اپنی این جی اوز، ہمارے اپنے ادارے پاکستان کے اندر اس پیسے کو خرچ کریں گے، اور یہ پیسہ مکانات کی تعمیر کے لیے، زمینوں کی بحالی کے لیے، اور ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری حکومت براہ راست یعنی بل واسطہ خرچ کرے گی۔ وہ بلا واسطہ اس پیسے کو خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے دوست ممالک آپ کے اوپر ریلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں، آپ اسی کی بنیاد کے اوپر اپنا سیاسی بیانیہ اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ لوگ پاکستان کی مدد کو آگے بڑھے ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ لوگ پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ سیلاب متاثرین کا آپ نے مقدمہ لڑا، بخوبی لڑا، اور اس کی مد میں آپ کو رقم کی وصولی کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ لیکن قسم اٹھائیے کہ آپ تمام کا تمام پیسہ شفاف طریقے سے ہر اس شخص تک پہنچائیں گے جو اس کا حقدار ہے۔ یہ کبھی قسم نہیں اٹھائیں گے، یہ سیاسی بیانیہ اپنائیں گے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ پیسہ عوام تک منتقل ہوگا، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس سے ہمارے متاثرہ علاقوں کی بحالی ہوگی، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس سے جو کھڑی فصلیں تباہ ہوئی تھیں متاثرہ اشخاص کو امداد فراہم کی جائے گی، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سیلاب سے پریونشن کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ہم ہر سال سیلاب سے تباہی کا رونا روتے ہیں، ہر سال یا 2 سے 3 سالوں بعد اقوام عالم کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کشکول اٹھاتے ہیں، گدا گری شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے بحالی کے اقدامات تو کیے، پریونشن کے اقدامات نہ کر سکے۔ ہم وہ علاقے مختص نہ کر سکے کہ جہاں پر سیلاب آئے تو ہم اپنی بستیوں کو وہاں پر منتقل کر سکیں، ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر نہ بنا سکے، ہم کوئی ایسی منظم منصوبہ بندی نہ کر سکے جس سے سیلاب سے تباہی کو کسی حد تک روکا جا سکے۔ یہ قدرتی آفات ہیں، اس سے بچنا ناممکن ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک حفاظتی اقدامات تو اٹھائے جا سکتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک تدابیر تو اٹھائی جا سکتی ہیں، کسی نہ کسی حد تک سیلاب آنے سے پہلے اپنے عوام کو بتایا تو جا سکتا ہے، ان کو یہ باور تو کروایا جا سکتا ہے کہ اگر سیلاب آنے والا ہو تو آپ کے جانور حکومت پاکستان محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے گی، اگر سیلاب آئے تو آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ذمہ داری حکومت پاکستان اٹھائے گی، اگر سیلاب آنے کے خدشات ہوں تو آپ کی زمینوں کے متبادل آپ کو دیگر زمینیں فراہم کی جائیں گی، اگر سیلاب کے
खदशात हों तो आपके बच्चों की हिफाजत पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां बनाएंगी। अगर सैलाब के खदशात हों तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो फलाह बहबूद के लिए इक़दामात उठाएगा। क्या हर साल इसी तरह अक़वाम आलम के सामने रोते और पीटते रहेंगे और गिरिया जारी करते रहेंगे? क्या उन्हें यही बताते रहेंगे कि हम मफलूकुल हाल लोग हैं? क्या उन्हें यही बावर करवाते रहेंगे कि हमारी बेहतरी के लिए आप ही हमारे सर पे हाथ रख सकते हैं? कब तक ये अक़वाम आलम आपको कर्जा अदा करता रहेगा? कब तक ये लोग आपकी मदद करते रहेंगे? आप एशियन टाइगर बनने का दावा करते थे। अगर IMF अभी आपको कर्ज की फराहमी नहीं कर रहा और हिचकिचाहट का शिकार है तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आपके दोस्त ममालिक आप पर यकीन नहीं कर रहे थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कर्जाजात की वापसी के हवाले से आपने जो एग्रीमेंट किया फिर उसे तोड़ दिया। इस वजह से IMF ने आपको इमदाद की किस्त जारी नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल केओस और पॉलिटिकल टर्मोइल में इजाफा हो रहा था। IMF को यह यकीन नहीं था कि आज ये हुकूमत है, कल शायद हो ना हो। कल नई हुकूमत आए, नई टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करना पड़े तो किससे बात करेंगे? कर्जाजात आपको 2 या 4 या 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं मिलते, उसकी वापसी के लिए सालों लगते हैं। जब सालों इंतजार करना पड़े, आपको मालूम हो कि नई हुकूमत आ जाएगी और नई हुकूमत पुरानी हुकूमत के एग्रीमेंट्स की नफी कर देगी, तो फिर किस तरीके से यकीन दहानी करवा पाएंगे? इस वक्त जरूरत है मीसाके मईशत की। मीसाके मईशत करना है तो पॉलिटिकल जमातों से ना कीजिए। मीसाके मईशत करना है तो उन सरमायाकारों से कीजिए जो आपके ऊपर से अपना यकीन उठा चुके हैं, जिनका तयक्कुन उठ चुका, जिनका एतमाद आपसे उठ चुका। मीसाके मईशत करना है तो उन बैरूनी सरमायाकारों से कीजिए और उन्हें बताइए कि 20 साल तक कोई भी हुकूमत आए, इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपसे बैठ के बात की जाएगी। उसके लिए हर पॉलिटिकल जमात में से अफराद का चुनाव कीजिए। उसके लिए हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर को इनवाइट कीजिए। उसके लिए पाकिस्तान के हर इदारे के अफराद को शामिल कीजिए। उसके लिए मजमूई तौर पर बैठिए, टेबल टॉक कीजिए, अक़वाम आलम को पैगाम दीजिए कि हाँ, मुल्क की बेहतरी के लिए हम एक नुक्ते पर मरकूज हो सकते हैं। जब आपके सियासी मफादात आपके रास्ते में रुकावट होंगे, तब आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले नहीं कर सकते। आप डंग टपाऊ पॉलिसी अपना सकते हैं, अक़वाम आलम को राम कर सकते हैं, उसी की बिना के ऊपर पाकिस्तान में अपने सियासी बयानिए की प्रचार कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन नहीं कर सकते। बेहतरी की तरफ गामजन करना है तो सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। सोच को तब्दील करना है तो अपना परागंदा लिबास उजला करने की ज़रूरत है। वो इसी तरीके से उजला हो सकता है कि गुनाहों की माफ़ी मांगिए, गलतियों से सीखिए और बेहतरी का इरादा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।